हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ मैंने आपको जो पढ़ाया था, आज उसकी कुछ एप्लीकेशंस को पढ़ने वाले हैं अपन। इससे पहले एक एप्लीकेशन थी, वो मैंने आपको पढ़ा दी, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अपन क्या करते हैं इन एप्लीकेशन ऑफ में, क्या करते हैं जिसे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन स्फीयर, लॉन्ग लाइन वायर। देखिए यहाँ पे इसका ये आज एप्लीकेशन, आज के लेक्चर में अपन को बस यही चीज जाननी है कि अपन क्या करते हैं, गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये सीखा जाएगा कि गॉस लॉ की हेल्प से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में कैसे निकाली जाती है, हॉलो स्फीयर में कैसे निकाली जाती है, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन में कैसे निकाली जाती है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। पहले नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में अपन इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, मतलब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे बनता है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में derive the formula for the intensity of electric field intensity of electric field due to the non-conducting solid sphere non-conducting solid sphere when the point is placed number 1 outside the sphere, number 2 on the surface of sphere, number 3 है inside the sphere। तो यहाँ पे देखिए अपन को ये चीज बताया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है कि आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कब? ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। कब? जब आपका सॉलिड स्फीयर कैसा होना चाहिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास ना हो। ऐसा जैसे कि कोई लकड़ी का स्फीयर हो, ऐसा कुछ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर व्हेन द पॉइंट इज प्लेस्ड, जब आपका कोई पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर, या तो स्फीयर के बाहर रखा हो तब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, या फिर वो ऑन द सरफेस पर रखा हो तब क्या होगी, जब वो पॉइंट स्फीयर के अंदर रख दूं तब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ये सारी बातें आपसे पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर लिखिएगा।
let there is a let there is a non-conducting solid sphere अच्छा पहले मैं क्या कर लेता हूं, आपको डायग्राम बना देता हूं, तो डायग्राम से अपन इसको पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे। मैंने क्या क्या करना है, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लेना है। मैंने एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले रखा है और उसका जो ऑरिजिन है वो मैं क्या मान रखा हूं, ओ। कितना कितना मान रखा है, ओ। अब यहां से आउटर सरफेस पर यहां पे कोई पी पॉइंट रखा है, इस तरीके से रखना। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, दोबारा से यहां पे अपन ने कोई पी पॉइंट मान रखा है। देख आउटसाइड द स्फीयर की बात आ गई। आउटसाइड द स्फीयर में यहां तक इसकी जो सरफेस है वो कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। और ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है, एक्स है। पी पॉइंट तक कितनी मान रखी है अपन ने, एक्स। और यहां तक कितनी, आर डिस्टेंस है। और इस पर जो चार्ज, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, प्लस क्यू चार्ज पूरे सरफेस पर अपन ने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो कैसे सरफेस को डिनोट कर देती है, गॉसियन सरफेस को फॉलो करती है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, ये गॉस की हेल्प का, गॉस की एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपन को इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, किसमें, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में। तो डायग्राम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। देखिए यहां पे अब मैं इसी को एक्सप्लेन करने वाला। लेट देयर इज अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड ऑफ रेडियस स्मॉल आर। उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर ले रखी है अपन ने, विच इज यूनिफॉर्मली charge Q is distributed on the surface of sphere। अब देखिए यहां पे है ये जो क्वेश्चन, देखिए यहां पे ये मैंने एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले रखा है और उसकी रेडियस स्मॉल आर है। और यहां पे अपन ने क्या करना है, अब कुछ बातें पूछी गई हैं आउटसाइड द स्फीयर। तो पहली बात को अपन फाइंड आउट करेंगे। पहला हेडिंग बनाइएगा, व्हेन द पॉइंट इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, ऐसे लिखेंगे। व्हेन the point is placed outside the sphere, ये आपकी हेडिंग है, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो जब पी पॉइंट या पॉइंट अपने क्या मान रखा है, वहीं ऐसी जगह पे ले रखा है जो स्फीयर के बाहर है, तो ऐसी कंडीशन में
अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो लेट क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट अ पॉइंट P is placed, let a point P is placed outside the sphere at the distance small x, at the distance कितनी डिस्टेंस पे रखा है, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे। देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आउटसाइड द स्फीयर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है। ड्रॉ अ स्फीयर of radius x, and center O which is passing through the point P। वहां से अपन ने क्या किया है, द पॉइंट कैपिटल P, उस पे से अपन ने एक P पॉइंट पास किया है। Let a point P is placed outside the sphere at the distance small x, ड्रॉ अ स्फीयर। तो आपको एक स्फीयर ड्रॉ करना है जो स्मॉल एक्स डिस्टेंस है, तो वहां पे जिसकी रेडियस, स्फीयर की जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, एक्स आएगी, और सेंटर ओ है, तो उस सेंटर ओ से जिससे अपन ने एक पॉइंट पी पास किया गया है, वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाइंड आउट। तो ऊपर मैं रख कर देता हूं, where ऊपर मैं, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा और रह गया, उसको लिख देता हूं, फिर आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। वेयर इंटेंसिटी of electric field is to be find out and direction of electric field in outward direction, direction of electric field outward direction। देखो where the intensity of electric field is to be the find out and direction of electric field क्या है, बाहर की तरफ। देखिए यहाँ पे अगर x अपन आउटसाइड द स्फीयर इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं,
किसी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ की। तो यहाँ पर अपन को क्या करना होगा, व्हेन द पॉइंट पी इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, आपको क्या करना है, एक स्फीयर के नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लेना है और उस स्फीयर से बाहर कोई पी पॉइंट कंसीडर कर लेना है और उसको एक्स डिस्टेंस पर रख देना है, जिससे अपन को पी पॉइंट पास हो रहा है वहां पे अपन को क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन कैसी रखनी है, बाहर की तरफ रखनी है और उधर ही जिस ये सॉलिड स्फीयर है तो इसके बाहर की तरफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल के आनी चाहिए और इस सॉलिड स्फीयर से ही वेक्टर की जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी अपन की कैसी रहती है, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा स्फीयर से कैसे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलता है। तो इससे अपन इसको क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। इतना लिख लिया, मैं रफ करता हूं। देखिए यहाँ पे अपन को क्या इस सॉलिड स्फीयर से नॉन कंडक्टिव सॉलिड स्फीयर से अपन को क्या करना है, आउटसाइड द स्फीयर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्फीयर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कैसे निकल के आएगा, बाहर की तरफ निकल के आएगा। कितना निकल के आता है, किसी गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है तो वो किसके, फाई के फॉर्म में बाहर निकल के आता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द, कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the closed surface, तो ये क्लोज सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बाहर की तरफ पास हो रहा है। तो कितना हो रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E A cos थीटा। मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको पहले पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर उसको पहले देख लें। अगर आपने ये पहले देख लेते पढ़ लेते तो ये सारा सब कुछ इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए E A cos थीटा। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था जो एरिया जो वेक्टर है, एरिया का जो वेक्टर है वो कैसा है, बाहर की तरफ है। अब एरिया का जो वेक्टर है वो कैसा है, बाहर की तरफ निकलना चाहता है। अब बाहर की तरफ निकलना चाह रहा है तो इसी की साइड में अपन आउटवर्ड डायरेक्शन में अपन ने मान रखा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको यहाँ पे जो पता होना चाहिए, थीटा है ना, वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनता है। तो यहाँ पे इन दोनों कैसे हैं, बाहर की तरफ है तो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे थीटा कितना ले रखेंगे अपन, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0। तो क्या हो जाएगा, पाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, E A cos 0। अब cos 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। cos 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। यहाँ पे एरिया की जो वैल्यू, एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या मानेंगे, x स्क्वायर मानेंगे। एरिया की जो वैल्यू है वो कितनी है, अरे स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो फाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के, E A 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो cos 0 है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं इस इक्वेशन को क्या मान लूंगा, 1 मान लेता हूं, ठीक है। इसको रब कर दूं, लिखिए अब देखिए यहां पे ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब क्या करते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम या वी नो दैट, या अकॉर्डिंग टू द, या गॉस लॉ, कुछ भी लिख सकते हैं। तो गॉस लॉ क्या होता था, फाई इक्वल टू
Q अपॉन एप्सिलॉन। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। मैं आपको ये भी गॉस लॉ को भी मैंने आपको पहले ही प्रूव करा दिया है। गॉस लॉ कैसे, अगर जिन्होंने नहीं देखा है उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको क्या कर देता हूँ, इस वीडियो की उसकी भी लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी आप देख लें। अगर आपने फ्लक्स और गॉस लॉ नहीं देखा तो आपको ये इसकी एप्लीकेशन शायद समझने में कुछ प्रॉब्लम देगी, तो पहले उनको आप देख लें। तो यहाँ पे क्या है, ये क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, अब क्या है, फ्लक्स यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई है, क्या करना चाहिए, कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या लिख सकता हूं मैं, इस पाई की जगह पे मैं ये सारा लिख सकता हूं, E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर Q अपॉन एफ नॉट, ये हो जाएगा। अब यहां से अपन को क्या करना है, E निकालना है। लिख लिया, लिख लो, चलिए लिखिए। रब करूं, इतना समझ में आ रहा है। इनवर्स स्क्वायर लॉ भी अपन ने पढ़ लिया है, वो भी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। इस तरीके से उसको भी समझ लेते हैं अपन। E, अब देखिए यहां पे E की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसको नीचे ले जाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आ जाइएगा, Q पहले से है और यहां की जो X है वो इधर लेके आ जाइएगा। इस तरीके से हम इसको एक सिस्टम से लिख लेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, आउटसाइड द स्फीयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये रहेगी न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। अब सेकंड पॉइंट क्या था आपका, सेकंड पॉइंट था when the point is placed on the surface of a sphere, when the point is placed on the surface of the sphere। अब क्या करना है, अब जो ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट को अपन उठाकर कहां पे लेके आ रहे हैं, सरफेस पे लेके आ रहे हैं। तब आपको नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। अब यहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहां से यहां तक का जो x डिस्टेंस है उसको r के बराबर, x की वैल्यू अगर मैं r रख देता हूं, यदि इफ x इक्वल टू r, अगर x की जो वैल्यू है वो r के बराबर हो जाए, मतलब x की वैल्यू मैं r रख देता हूं, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी निकल के आ जाएगी, इतनी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये अपन ने पहले भी प्रूव किया था, न्यूटन पर कूलॉम। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, वो इतनी रहती है। अब अपन पढ़ेंगे व्हेन द पॉइंट, तीसरा वाला क्या था, when the point is placed
inside the sphere। अब देखिए अपन को क्या करना है, इस पॉइंट को पहले बाहर निकाला, फिर अपन यहाँ पे निकाली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है, वो इतनी निकल के आई है। अब मैं क्या कर रहा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर निकालेंगे। कैसे, ये जो स्फीयर है वो कैसा है, सॉलिड है, और वो कैसा है, नॉन कंडक्टेड है। तो अब इसके अंदर अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं यहाँ पे मान सकता हूँ, यहाँ पे कहीं कोई भी पॉइंट सॉलिड स्फीयर के अंदर रखना है। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर रखते हैं, तो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपकी क्या निकल के आएगी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी रहती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको अपन किससे, रो से डिनोट करते हैं, Q अपॉन V। ये इसकी रो मतलब सॉलिड स्फीयर के अंदर डेंसिटी का फॉर्मूला है। इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, कितना वॉल्यूम है, V है, तो उसकी डेंसिटी अपन ने कैसे, अगर सॉलिड स्फीयर की जो डेंसिटी होती है उसको डिनोट अपन किससे करते हैं, रो से करते हैं। ये सिंबल है रो का। तो Q अपॉन रो अपॉन Q अपॉन V हो जाएगा, रो इक्वल टू Q अपॉन V। अब यहाँ पे जो Q, अब जो वॉल्यूम की जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, 4/3। यहाँ पे V की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4/3 पाई R3। ये वॉल्यूम होता है, तो इसकी जो वैल्यू V की वैल्यू अपन यहाँ पे रख सकते हैं। इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम है आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, 4/3 पाई R3। तो आप यहाँ पे Q की वैल्यू निकालिएगा। Q की वैल्यू क्या निकल के आएगी, Q की वैल्यू निकल के आएगी रो इंटू 4/3 पाई R3, ये निकल के आएगी। तो यहाँ पे Q की वैल्यू आपको मिल गई है। अब Q की वैल्यू आपको मिल गई है, तो अपन क्या करते हैं, मैं इसको रब कर दूं, क्या कर दूं, Q की वैल्यू आपको यहां से Q की वैल्यू निकल के आती है, तो ये इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या निकल के रो इंटू 4/3 पाई R3, ये Q की वैल्यू निकल के आती है। तो हेंस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, हेंस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, E क्या है, E इक्वल टू 1/4 पाई x0 Q अपॉन R², ये है। अब Q की जगह पर अपन को क्या है, ये सारा सब कुछ रखना है, 1/4 पाई x0 E नहीं है, रो है, रो 4/3 पाई R3, और नीचे क्या है, R²। अब बताइए यहां पे क्या क्या कट रहा है, फोर पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, R² से R3 है, तो 2R यहां से R² से R² चला जाएगा, तो क्या रह जाएगा, एक R रह जाएगी ऊपर, तो ऊपर क्या रह जाएगा आपका, और ये 3 है वो कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा, 4 रो R, क्या रह जाएगा, रो R, 2R² से R² कैंसिल आउट, तो एक R रह जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, ये 3 है, नीचे आ जाएगी, और इधर क्या रहेगा, एप्सिलॉन। ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में इनसाइड द स्फीयर पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या करके आती है, रो R/3 एप्सिलॉन। तो समझ में आया। अब यहां पे
चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सारा जो क्या है, ये सब है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है, ई एच नॉट। तो यहाँ पे ई की जो वैल्यू निकल गई, ई प्रोपोर्शनल आर, जितना आर बढ़ाओगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही बढ़ेगी, इससे ये प्रूव होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है आपका, हॉलो स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको। किसके अंदर, हॉलो स्फीयर के अंदर। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी, क्वेश्चन लिखिएगा, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charged hollow sphere। When the point is placed, number one, outside the sphere, number second, on the surface of a sphere, number third है inside the sphere। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन, ये जो भी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था सेम वैसा का ही वैसा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे कैसा, पहले उधर क्या था, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था, यहाँ पे कैसा है, हॉलो स्फीयर है। बस इतना ही है, ये जो स्फीयर है वो कैसा है, खाली है अंदर से, और वो जो इससे जो पहले पढ़ाया था वो स्फीयर कैसा था, सॉलिड स्फीयर था। बस इतना अंतर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। लेट there is a hollow sphere of radius small r, which is uniformly charge distributed
डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा आपका, ये आपका जो अभी जो बनाया था वैसे ही बनेगा। ये एक आपका हॉलो स्फीयर है और इसका सेंटर आपने क्या मान रखा है, ओ मान रखा है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल आर है, कितनी है, स्मॉल आर है। बट लेकिन जो स्फीयर है वो कैसा है, हॉलो स्फीयर है। यहां से इसकी जो डिस्टेंस इधर से और आगे आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड पे जो निकाले हैं तो वो हॉलो स्फीयर की डायग्राम जो भी बनाया था वैसे ही बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे पी पॉइंट है आउटसाइड द स्फीयर में, पी पॉइंट यहाँ पे रखा है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स मान लेते हैं अपन, जो भी अपन ने मानी थी। सेम प्रोसीजर है अभी जो अपन ने पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। When the point is placed outside the sphere, कहां पे रखा है, स्फीयर के बाहर, ये पहला पॉइंट है। इसके लिए अपन ने क्या करना है, फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइंड आउट करना है। तो जो भी आपने जो डेफिनेशन लिखी थी, सेम प्रोसीजर है डेफिनेशन का, लेट अ पॉइंट P इज प्लेस्ड, अ पॉइंट P इज प्लेस्ड at the distance small s, at the distance small x, which is passing through the point P, which is passing through the point P, this surface is Gaussian surface, and intensity of electric field intensity of electric field is in outward direction, किधर है, बाहर की तरफ, is in आउटवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे आपको जो अभी आपने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन जो कराया गया था वैसा का वैसा है। ये भी एक गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो किधर होता है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इसको मैं अभी यहां से ऊपर से मैं रब कर रहा हूं, लिख लिया।
देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द closed surface तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से जो बाहर निकलता है वो कितना निकलता है फाई के फॉर्म में, जो भी आपको बताया था फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो यहां पे ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू कितने 0 कॉस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है जो फ्लक्स निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, जो अभी निकल के आया था ई इंटू 4 पाई। इसकी इक्वेशन अपन को क्या है फर्स्ट मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, तो जो पाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी। गॉस लॉ क्या होता है पाई इक्वल टू क्यू अपॉन एफ नॉट। तो यहां पे पाई की जो फॉर्मूला है वो क्या है क्यू अपॉन एफ नॉट। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए यहां पे इधर इसको लिख लो e इंटू 4 पाई एक्स नॉट एक्स स्क्वायर और q अपॉन एक्स नॉट, ये कंपेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी जो अभी आपने फाइंड आउट की है E 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। आउटसाइड में तो आपकी जो भी सॉलिड में निकल के आती थी फॉलो में भी वही रहेगी। लाइट चली गई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, लाइट चली गई है। तो न्यूटन पर कूलॉम क्या रहेगी 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां पे आउटसाइड चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में तो एक ही निकल के आनी है। अब बात करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर की। किस पे ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर पे आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है वो देख लेते हैं। हॉलो स्फीयर में when the point P is placed, when the point is placed on the surface of sphere, ये आपका सेकंड पॉइंट था। अब इसके लिए अपन को जब ये जो निकालेंगे तो मैं आपको बताया था कि इस पी पॉइंट को अपन को कहां पे लेके आ जाना चाहिए। अब पी पॉइंट को सरफेस पे उठा के लेके आ जानी चाहिए। तो पी पॉइंट को सरफेस पे उठा के लेके आएंगे तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है आर की वैल्यू के बराबर। तो यहां पे देन क्या लिखेंगे एक्स इक्वल टू स्मॉल आर। तो यहां पे स्मॉल आर लिखेंगे तो E इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर सरफेस की बात करते हैं तो वो चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे वो हॉलो स्फीयर हो, यहाँ पे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आती है
सेम निकल के आती है 1/4πε0 Q/r²। यही आपको सॉलिड में निकल के आती है। लेकिन इनर सरफेस पे देखिए कि इनर सरफेस में कुछ चेंजेस आएंगे, वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड नहीं है, कैसा है, हॉलो स्फीयर है। तो हॉलो स्फीयर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है वो पता कर लेते हैं। क्या था, व्हेन द पॉइंट is placed inside the sphere, अब देखिए यहां पे when the point P is placed inside the sphere रखा हुआ है, तो यहां पे क्या है कि आपका जो स्फीयर है वो कैसा है, हॉलो है। तो यहां पे एक लाइन लिख लीजिए, inside the sphere charge is equal to 0, charge is equal to 0। चार्ज क्या रहता है, इसके अंदर 0 रहता है। और लिख सकते हैं चार्ज इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड। जब चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो आप ये बताइएगा उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, 0। अगर चार्ज 0 है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कितनी रह जाएगी, 0। मैं आपको यही बताने वाला था, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ कंपेयर करते हुए मैंने पूरा फॉलो किया है।